हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और कहें तो ओपन मार्केट। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि बीपीएससी सवाल पूछता रहता है। आप अगर पीवाईक्यू देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो ओपन मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं देश की इकोनॉमी की, उसके इतिहास की, इकोनॉमिकल हिस्ट्री की। अगर देखें तो भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, हमने इस क्लोज इकोनॉमी को ओपन कैसे किया? तो इसको हमने ओपन किया एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू। एलपीजी रिफॉर्म जो है वो 1992 में लाया गया था। उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी हुई, ओपन मार्केट यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ओपन मार्केट के लिए 3 तरीके हैं। एक तो है आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर मार्केट। ठीक है, क्या आउटपुट मार्केट में क्या हो गया? इसमें हो गया कि एक देश दूसरे देशों से अपने मतलब दुनिया के दूसरे देशों से वो ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उससे एक्सपोर्ट कर सकता है या इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन जब क्लोज इकोनॉमी थी तो ये सारा कुछ हम दूसरे देशों के साथ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये आउटपुट मार्केट एक तरीका था। दूसरा था फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि एक देश दूसरे देश में यानी यहाँ का जो भी फाइनेंसर है वो दूसरे देश में एसेट्स खरीद सकता है, या फिर दुनिया के दूसरे जो हैं फाइनेंसर वो भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं या यहाँ के एसेट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट हो गया। लेबर मार्केट के तरीका क्या है ओपन मार्केट में? तो जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी जो प्रोडक्शन करती है या फिर वो जो उसके वर्कर्स हैं वो कहाँ पे वो प्रोडक्शन करना चाहती है, कहाँ पे वर्कर्स को वो रखना चाहती है, कहाँ से वो काम लेना चाहती है, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। ठीक है, यानी कि देश के बाहर भी और देश में भी। तो इससे क्या हुआ? आउटपुट मार्केट से क्या हुआ? हमारे पास चॉइस था कि हम डोमेस्टिक सामान खरीदें या फिर हम फॉरेन सामान खरीदें। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट में भी चॉइस था, हम अपने देश में इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करें। लेबर मार्केट में क्या चॉइस था? इसमें भी हमारे पास चॉइस था कि हम जो कंपनी की प्रोडक्शन है वो भारत में करें या फिर दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओपन मार्केट। फिर एक टर्म आता है लीकेज और इंजेक्शन। ठीक है, अगर जो इंडियंस हैं वो फॉरेन गुड्स, दूसरे देशों के सामान खरीदते हैं, उस पर खर्च करते हैं, तो वो लीकेज के तौर पे लिया जाएगा कि वो लीक हो रहा है फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से वो लीकेज हो रहा है क्योंकि हम सामान वहाँ से ख़रीद रहे हैं और उसके बदले में हम अपने पैसे वहाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर एक टर्म है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या हो रहा है? जब हम अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में बेच रहे हैं, अगर हम तो अपने सामान दूसरे देशों में बेचेंगे, अपने गुड्स दूसरे देशों में बेचेंगे तो हमारे पास आएगा पैसा। ठीक है, हमारे पास डॉलर आएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ये है लीकेज और इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? ये एक जस्ट रिकॉर्ड किस चीज़ का? तो गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स का अगर ट्रांजैक्शन होता है एक रेसिडेंट से दूसरे कंट्री के थ्रू, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और ये जो रिकॉर्ड होता है वो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। इसको मान के चलिए 1 साल के लिए होता है, यानी कि 1 साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है उस तरीके से 1 साल के लिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट रखा जाता है। ये है
ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, या तो हम गुड्स खरीद बेच रहे हैं, सर्विसेज खरीद बेच रहे हैं, एसेट्स खरीद बेच रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब मैं आपको बताऊं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, उसका दो कंपोनेंट्स है। एक तो है आपका करेंट अकाउंट और दूसरा जो है वो कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है। अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, करेंट अकाउंट में क्या क्या सेव किया जाता है, तो करेंट अकाउंट में आ जाएगा ट्रेड्स इन गुड्स। अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है तो वो जो जो ट्रेड आपने किया वो करेंट अकाउंट में आएगा। फिर अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने किया है वो आपका आ जाएगा फिर करेंट अकाउंट में। या फिर आप ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स किए हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स में जैसे गिफ्ट्स वगैरह या फिर रेमिटेंसेस, बाहर के देशों में हमारे देश के लोग यानी इंडिया के लोग बाहर के देशों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से काम करते हैं, वहाँ से वो अर्न करके पैसे सेव करके वो भेजते हैं अपनी फैमिली को, तो वो जो भारत में आ रहा है ना पैसा, उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो करेंट अकाउंट में हमारा क्या क्या आ रहा है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। तो ट्रेड इन गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही शामिल है। और ट्रेड इन सर्विसेज में अगर देखें तो नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम यहाँ पे इंक्लूडेड है। यानी कि नेट फैक्टर इनकम में अगर आप देखो तो ये हो गया नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स, किस पे, ऑन द फैक्टर्स इन इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन। अब आपको पता होगा कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लैंड, लेबर एट्सेट्रा। तो इन सब के लिए जो नेट यहाँ पे नेट फैक्ट अर्निंग होगी, नेट इंटरनेशनल अर्निंग होगी, वो भी यहाँ पे ट्रेड इन सर्विसेज में यहाँ पे आ जाएगा। नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहाँ पे आपको दिखेगा। अब नेट नॉन फैक्टर इनकम में आपको कौन सा आ जाएगा, तो सर्विसेज कौन से आ जाएंगे, तो जैसे शिपिंग में आपने सर्विसेज दी, बैंकिंग सर्विसेज आपने बाहर के देशों में दी, इंश्योरेंस का सर्विसेज आपने दिया, टूरिज़्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज आपको ट्रेड इन सर्विसेज में यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया करेंट अकाउंट। अगला जो है आपका वो है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट हमने देख लिया, अब ये है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, दोनों ही आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं। कैपिटल अकाउंट में ये भी आएगा एक्सटर्नल बोरोइंग्स। अगर हमारी सरकार बाहर के देशों से या फिर कोई बैंक वैंक से कोई एक्सटर्नल यानी कि बोरो करती है, कर्ज लेती है, तो वो सारा कुछ क्या है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स में आ जाएगा। एक्सटर्नल असिस्टेंस, अगर बाहर के देश, हमारे देश के बाहर के जो देश हैं वो कोई गवर्नमेंट ऐड देते हैं, इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल लोन्स देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का वो असिस्टेंस देना चाहते हैं भारत को कि हाँ भारत में फ्लड आया है या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हम असिस्टेंट देना चाहते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे एक्सटर्नल असिस्टेंस में यहाँ पे आ जाएगा। और ये इंक्लूड करता है, ये किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ये आने वाला है। ठीक है, अब जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो जितने हैं वो सारे आ जाएंगे, ऑफशोर फंड्स जो हैं वो आ जाएंगे। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखिए एफडीआई आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट, अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज जो हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो ये सारा कुछ जो है आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट अगर आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है और वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहें या फिर आप कहें फॉरेक्स रेट कहें या फिर सिंपली आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी सिर्फ कह सकते हो। ठीक है, एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है, अब हमारी जो करेंसी है वो दूसरे करेंसी के मुकाबले में कितनी है वही एक्सचेंज रेट है। मान लो $1 में, ठीक है, $1 में 80 रुपया आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 80 रुपया हो गया ना, ये हो गया
एक्सचेंज रेट पर डॉलर, ठीक है, 80 रुपया एक्सचेंज रेट पर डॉलर ये हो गया। तो ये हम कहते हैं इसको एक्सचेंज रेट। करेंसी को यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है दूसरे करेंसी के टर्म्स में। अब ये एक्सचेंज रेट का ना बड़ा बढ़िया फंडा है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट में ये हम देख सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिसिएट कर रही है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, या अप्रिशिएट कर रही है, रीवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। आखिर हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है या दूसरी करेंसी जो है वो मजबूत हो रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, अगर हमारी करेंसी कमज़ोर होती है, वीक होती है, यानी कि रुपया अगर कमज़ोर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो रहा है डिप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में, मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी इतना समझिए कि डिप्रिसिएशन हो रहा है या फिर डिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही है दूसरे करेंसी के मुकाबले, वो डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, या फिर दुनिया की दूसरी करेंसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल क्या है कि नॉर्मली हम लोग डॉलर से ही यहाँ पे आते हैं, क्योंकि डॉलर जो है सबसे मजबूत यहाँ पे करेंसी देखने को हमें मिलता है। तो डिप्रिसिएशन हो रहा है या डिवैल्यूएशन हो रहा है, जब करेंसी का दाम हमारा यानी करेंसी की वैल्यू हमारी घट रही है, यानी घट रही है का क्या मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में $1 में 80 रुपये आ रहे थे, वो अब क्या हो गई, यानी कि जब करेंसी हमारी वीक हो गई यानी डिप्रिशिएट कर गई, तो अब क्या होगी कि डॉलर तो एक ही होगा, लेकिन अब हमें उसके लिए मान लो कि 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, यहाँ पे वीकर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स पे क्या पड़ता है। अब इसमें आप देखोगे तो पैसे तो यहाँ पे करेंसी तो गिर गई, यानी कि 100 रुपये में यहाँ पे जो आप दे रहे हो, तो यहाँ पे कम एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, यानी कि वो चीपर सस्ते दामों में यहाँ से सामान ले रहा है भारत से, क्योंकि यहाँ की करेंसी कम हो गई है तो सस्ते दामों में ले रहा है, लेकिन बेच तो रहा है वहाँ पे डॉलर में या फिर दूसरे करेंसी के मुकाबले। अगर ये सस्ता हो गया तो वहाँ पे तो वो ज़्यादा में बेच रहा है। तो क्या होता है, इंडियन जो एक्सपोर्टर होंगे, एक्सपोर्ट करने वाले, वो खुश हो जाएंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर इम्पोर्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। जी हाँ, पहले जो हमारे जेब से 80 मान लो कोई सामान $1 का है, हम $1 में बाहर से कोई सामान खरीद रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो पहले हमारे जेब से 80 रुपया जाता था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास तो रुपया है, तो 80 रुपया हम देते थे और वो $1 का बराबर होता था और वो सामान हम ले लेते थे। अब हमें $1 का उसी सामान को अब हमें 100 रुपया में ख़रीदना पड़ रहा है। तो जो इम्पोर्टर होंगे, बाहर से सामान जो ख़रीद रहे होंगे, वो क्या होंगे, सैड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और कंडीशन है एक्सचेंज रेट का, देखिए क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारी पैसे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई है अब, और इस स्ट्रॉन्ग होने को हम बोलेंगे एप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा पैसा जो का वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, जो पहले $1, यहाँ पे आप देखो, जो पहले $1 में 80 रुपया होता था, अब यहाँ पे $1 में ना 50 रुपये ही हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें $1 में 50 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी कि ये अप्रिसिएशन हुआ या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट आता है एक्सपोर्टर्स पे क्या। अब देखिए एक्सपोर्टर पे यहाँ पे ऑपोजिट यहाँ पे आ जाता है। अब एक्सपोर्टर जो हैं वो, उनके लिए तो महंगा हो गया ना सामान, क्योंकि यहाँ पे कम ये पैसे तो उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है, 50 रुपया यहाँ पे देना पड़ रहा है। और बाहर जब ये ले जा रहे हैं, दूसरे देश में दे रहे हैं, तो वहाँ पे इनको बेचना भी महंगा पड़ेगा।
तो एक्सपोर्टर जो हो जाएंगे वो सैड हो जाएंगे, और जो इम्पोर्टर होंगे वो तो खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें चीपर प्रोडक्ट्स हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्हें पहले 100 रुपये देना पड़ता था बाहर से ख़रीदने के लिए, अब उन्हें 50 रुपया ही उनके पॉकेट से लग रहा है, तो इम्पोर्टर तो खुश होंगे ना। तो ये एक्सचेंज रेट का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी पे, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आप कह सकते हो। और यहाँ पे देखिए डिप्रिशिएशन है या डिवैल्यूएशन है, एप्रिशिएशन है या रिवैल्यूएशन है, इसको हम आगे के टर्म्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन एक छोटा सा टर्म्स है, यहाँ पे आपको समझना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था एप्रिशिएशन, रिवैल्यूएशन, डिप्रिशिएशन, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट होगा, इसमें क्या होगा ना कि भारत की जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, जो ये यानी फ़िक्स कर देगी, जो एक्सचेंज रेट है वो फ़िक्स कर देगी कि भैया ₹70 का 70 ही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मतलब वो फिक्स कर दे कि $1 अगर आप लाओगे तो हमारा ₹70 का 70 रुपया ही होगा, ये फिक्स कर सकती है आरबीआई। लेकिन मैं बता दूं ये चीज़ इंडिया में किया नहीं जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल ही नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, समझ रहे हो बात, और वो चीज़ नहीं यहाँ पे किया जाता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट यहाँ पे होगा, कौन करेगी? आरबीआई करेगी। तो ये क्या होगा, इसमें जो करेंसी का क्या होता है, इसमें या तो डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन, करेंसी कमज़ोर, या फिर यहाँ पे रीवैल्यूएशन, यानी कि प्रेजेंट में जो करेंसी है उसको या तो डिवैल्यूएट करके फिक्स कर देगी आरबीआई, या फिर उसको रीवैल्यूएट करके फिक्स कर देगी आरबीआई, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ का उस देश का सेंट्रल बैंक जो है वो फिक्स करता है एक्सचेंज रेट, और वो करेंसी जो है वो कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये इस तरह के कंट्री जो है क्या, तो हमारा देश तो ये नहीं करता है, पर ये चाइना करता है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हो कि चाइना जो है करेंसी मैनिपुलेट करता है, करेंसी का मैनिपुलेशन करता है चाइना, ठीक है। तो वो ये चीज़ें करता है, तो क्योंकि आपको पता है कि कैसे एक्सपोर्ट्स में इसका बेनिफिट होता है, कैसे इंपोर्ट में घाटा होता है, और कैसे क्या होता है, तो ये सारा कुछ देखते हुए यहाँ पे चाइना इस चीज़ को करता है। अब दूसरा है फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दोनों एक ही है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहिए या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये फ्लेक्सिबल है, ये मार्केट के ना, अब जो हमारा मार्केट है ना, मार्केट के फैक्टर्स पे, यानी मार्केट फोर्सेस पे आप कह सकते हो, हाँ, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। ये तो एक्सचेंज रेट हो गया कि ये आरबीआई डिसाइड कर देगा कि इतना फिक्स हम करने जा रहे हैं, और ये फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल होगा जिस तरीके से आपको नाम में दिख रहा है। तो इस वाले टर्म्स में ना हम यहाँ पे अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्रिशिएशन, और यहीं पे करेंसी का वैल्यू घटता है तो हम यहाँ पे इसको बोला जाता है डिप्रिशिएशन। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा एप्रिसिएशन, डिप्रिशिएशन का मतलब, और डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब, ठीक है। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स यूज़ किया जाता है अगर मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, यानी खुद से करेंसी का वैल्यू बढ़ता है या घटता है तो वो एप्रिसिएशन या डिप्रिशिएशन होता है। और फिर डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है जब यहाँ पे आरबीआई वगैरह सेंट्रल बैंक जो है वो फिक्स करती है, तो ये किया जाता है। यानी कि आरबीआई अगर करेंसी का वैल्यू बढ़ाया या फिर घटाया तो वो चीज़ें करता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। तो ये सारा हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आया होगा। और हम इससे रिलेटेड जो PYQ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, वहाँ पे आप उसको सॉल्व ज़रूर करिएगा और हमसे ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।